नमस्कार। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना काल है, इसके बावजूद उपचुनाव का रोमांच अपने चरम पर है। राज्य की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब अब प्रचार का शोर थमने का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी दलों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे इन उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, जातियां, लॉयल वोटर्स, नेताओं की पकड़, सभी की परीक्षा होगी। हम आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक एक सीट का हाल बता रहे हैं और आज की सीटें हैं अनूपपुर और बड़ा मलहरा। अनूपपुर की बात करें तो यहां कांग्रेस की हर रणनीति को फेल करने के लिए बिसाहुलाल सिंह बीजेपी और अपने संगठन के साथ जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बड़ा मलहरा में बीजेपी अपने प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की जीत के लिए जमकर पसीना बहा रही है। हालांकि इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत की राह आसान नहीं है। ऐसा क्यों है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और पहले आपको लेकर चलेंगे अनूपपुर, क्योंकि यहां सवाल अनूपपुर की आन का है। अनूपपुर में कांग्रेस को 4 चुनाव में जीत दिलाने वाले बिसाहुलाल सिंह अब उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वे शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी हैं, जो उनके लिए प्लस पॉइंट है। दरअसल किसी भी क्षेत्र की जनता चाहती है कि उनका विधायक मंत्री हो ताकि क्षेत्र का विकास आसानी से हो सके। ऐसे में जब बिसाहुलाल मंत्री भी हैं तो जनता फिर उन्हें जिता सकती है। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि बिसाहुलाल के बीजेपी में आने के बाद पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं है। यदि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ बिसाहुलाल के पक्ष में माहौल नहीं बनाया तो फिर कांग्रेस को उपचुनाव में फायदा हो सकता है। बहरहाल इस सीट के हर समीकरण पर विस्तार से बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। मतलब महामुकाबले में बहुत कम वक्त बचा है, लिहाजा जीत के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अनूपपुर की बात करें तो यहां भी प्रचार के अंतिम समय तक पार्टियां जमकर पसीना बहाती नजर आ रही हैं। अनूपपुर सीट पर बिसाहुलाल सिंह के कांग्रेस से बगावत करने के बाद उपचुनाव हो रहा है। बिसाहुलाल ने मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वहीं अब जब उपचुनाव होना है तो शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहुलाल सिंह की सियासी किस्मत दांव पर लगी हुई है। इधर कांग्रेस ने उनके खिलाफ विश्वनाथ सिंह कुंजाम को मैदान में उतारा है। आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर के सियासी इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1977 से लेकर अब तक कांग्रेस ने यहाँ 6 बार जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 3 बार कामयाबी मिली है। अगर बीते 3 चुनाव के नतीजे देखें तो 2008 में यहाँ कांग्रेस के टिकट पर बिसाहुलाल सिंह ने जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में बीजेपी के रामलाल रौतेल ने बाजी मारी। रौतेल ने कांग्रेस प्रत्याशी बिसाहुलाल को लगभग 12,000 मतों के अंतर से हराया था। वहीं पिछले चुनाव यानी कि 2018 में बिसाहुलाल ने कांग्रेस को जीत दिलाई। इस बार उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामलाल रौतेल को करीब 11,500 मतों के अंतर से हराया। अनूपपुर के जातीय समीकरण की बात की जाए तो 1,65,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 33% आदिवासी मतदाता हैं, जबकि राठौर समाज के 27%, सवर्ण मतदाता 24% और 16% के करीब दलित वोटर्स हैं, जो चुनाव में प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला करते हैं। बात समस्याओं की करें तो जिला मुख्यालय को 2 भागों में बांटने वाली रेलवे लाइन पर आज तक ओवरब्रिज नहीं बन पाया है। क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल भी नहीं है। यहाँ जिला चिकित्सालय के नए भवन का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। कन्या महाविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की मांग भी अधूरी है। रोजगार अहम मुद्दा है। इसके साथ ही क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली की भी समस्या है। अब ऐसी स्थिति में अनूपपुर में बिसाहुलाल सिंह आन की लड़ाई में जीत हासिल करेंगे या कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अनूपपुर में आन की लड़ाई है और इसमें किसे कामयाबी मिल सकती है, इसलिए इसे लेकर अब चर्चा करते हैं।
जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनूपपुर से हमारे सहयोगी हेतराम वर्मा हमसे जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेताओं से भी। चूंकि सबसे पहले हेतराम वर्मा जी जो कि बैटल फील्ड में हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हेतराम जी, हम तो वहां का फिलहाल हाल नहीं देख पा रहे हैं चुनावी रण का, आप हमारे संजय बनकर बताएं कि किस तरीके का परिदृश्य अभी तक, अब चूंकि अंतिम प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है, अब तक आपने देखा और क्या क्या उतार चढ़ाव आपको नजर आ रहे हैं रणभूमि में? निर्मल, बता दूं, मैं यहाँ जब से चुनाव की घोषणा हुई है तभी से यहाँ भाजपा के चुनाव प्रभारी राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है। रीवा के विधायक जो है वो लगातार यहाँ पर मतलब निगरानी बनाए हुए हैं जी। और लगातार जगह जगह बैठ के करने, गांव गांव बैठ के करना, वो पूरी तरीके से मतलब कर रहे हैं जी। और वहीं कांग्रेस की देखा जाए तो कांग्रेस के भी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है एनपी प्रजापति, वो भी चुनाव प्रभारी हैं और वो भी पूरी तरीके से यहाँ नजर बनाए हुए हैं और प्रत्याशी को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। दोनों की कार्यशैली में अगर प्रभारियों की बात कर लें हेतराम, तो आपको क्या नजर आता है? प्रजापति की कार्यशैली क्या है? और जैसा कि आपने बताया राजेंद्र शुक्ला जी बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उनकी क्या कार्यशैली नजर आ रही है आपको? कार्यशैली इनकी यदि दोनों की देखी जाए तो राजेंद्र शुक्ला जी की जो बैठकें हैं, उनके बैठकें लेने के तरीके अलग हैं और एनपी प्रजापति की बैठकें लेने का तरीका अलग है। वो राजेंद्र शुक्ला मतलब बराबर सभी को बुला करके बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बुला करके बैठक ले रहे हैं जी। और एनपी प्रजापति जी हैं जो वो फील्ड में घूमते नजर आ रहे हैं, लोगों के चौखटों पे नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। कितना फील्ड में एनपी प्रजापति कितना फील्ड में अब तक घूम चुके हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? अनूपपुर विधानसभा के लगभग फील्डों में वो घूमे हैं जी। और सभी जगह अब लगभग सभी जगह घूमे हैं जी। न कहिए कुछ जगह छोड़ दें तो बात अलग है, नहीं तो लगभग सभी जगह वो दौरा किए हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ला जी भी सभी जगह दौरा किए हैं जी। और जिस तरीके से यहाँ बड़े बड़े आम सभाएं हुए, बड़े बड़े नेताओं के आम सभा लगातार हुए हैं, लगभग दोनों पार्टियों के दर्जनों आम सभा हो चुके हैं जी। और अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 2 सभाएं हुई हैं जो रात को यहाँ रुके भी थे और रात को रुकने के बाद यहाँ पर व्यापारी संघ के और प्रवासियों की बैठक ली गई थी। जी। हेतराम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि 2 विशिष्ट मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। जय प्रकाश अग्रवाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं और पूर्व विधायक रामलाल रौतेल और सह चुनाव प्रभारी रामलाल रौतेल जी हमसे जुड़ गए हैं। तो आप दोनों का ही स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। रौतेल जी, शुरुआत आप ही से करता हूं क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं। कितना आपने किस तरीके से जज्ब किया इस बात को कि बिसाऊलाल सिंह जो कि कांग्रेस के 40 साल उन्होंने राजनीति की है और अब बीजेपी में आ गए हैं और जो बीजेपी के आप जैसे हकदार हैं, उनका कहीं ना कहीं हक यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ से संगठन चुनाव लड़ती है जी और कैडर बेस्ड संगठन है। इस आधार पर हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं, संगठन के आधार पर पूरे कार्यकर्ताओं ने लगा है यहाँ पर जी निष्ठा के साथ। अब मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम अनुकूल ही रहेगा। इसलिए विकास के मुद्दे हैं अपने, इस मुद्दे को चुनाव भारतीय जनता पार्टी लेके क्षेत्र में जा रही है। रोहतक जी, आप ही से शुरुआत करता हूं, आप ही से पूछता हूं कि जब आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो किन बातों को स्ट्रेस कर रहे हैं बिसाऊलाल सिंह को जिताने के लिए? आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप? मैं आपसे कहा ना कि हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ती है और नहीं, संगठन की बात हो गई। अब चूंकि चुनाव तो जनता को जिताना है, जनता को आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं, खासकर दल बदल का मुद्दा पर अगर बात की जाए तो? अब वो जनता में क्या अपील होता है मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे कार्यकर्ता
पूरे निष्ठा के साथ आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं जी। और मुझे लगता है जनता स्वीकारेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए सीधी भाषा में पूछ लेता हूँ रोतेल साहब, जनता जो है बिसाहूलाल सिंह जी को क्यों जिता है, जो 40 साल की अपनी पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में आ गए, और काफी आरोप ये भी लगे कि वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए बीजेपी में आए? रोतेल जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए रोतेल जी। मैं ये कह रहा था कि अब देखिए उनके थे तो 1980 में विधायक बिसाहूलाल जी थे, फिर 93 में थे, फिर 98 में थे, फिर 8 में लगातार अनेक वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अनुपूरक विधानसभा का किया उन्होंने। जी जी जी। और देखिए साहब, चर्चा, आलोचना, समालोचना तमाम तो रहता ही है जी, लेकिन मैं पुरजोर आपसे ये कहना चाह रहा था कि हम सब लोग कार्यकर्ता जी मिलकर बिसाहूलाल सिंह जी को जिताने में जुटे हुए। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभी, लेकिन सवाल वही उठता है साहब रोतेल साहब, इतने साल बिसाहूलाल सिंह जी विधायक रहे, चौकी से थाना बना दिया उन्होंने, ये तो उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन जो अभी हमारा पैकेज भी चला, हमारे संवाददाता ने भी जानकारी भेजी, कोई खास विकास अनूपपुर का हो नहीं पाया। अब वो देखिए राजनीतिक उसमें तो हर तरह की बातचीत होती है साहब। जी जी। लेकिन हम अपनी बात पूरी ताकत से जनता के बीच रख रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता स्वीकारेगी। रोतेल जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ, रोतेल जी हमारे साथ आप बने रहें, थोड़ा शायद आप सफर में भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। जयप्रकाश अग्रवाल जी जो हैं वो हमारे साथ कांग्रेस के बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, आखिर विश्वनाथ कुंजाम जी में ऐसा क्या है कि वहां की जनता उन्हें विधायक बनाए? खासकर वो तो उन पे आरोप है कि नए नवेले हैं, पूरे क्षेत्र को जानते नहीं है। नए नवेले हैं लेकिन इतने भी नए नहीं हैं। लगातार 20 वर्ष से वो एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में, जिला पंचायत के रूप में जनता का काम करते आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी जनपद उसके सरपंच हैं जी, और उन्हें अच्छा अनुभव है। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण और उसके साथ साथ वो युवा हैं, युवाओं के प्रति उनका लगाव है और युवाओं में उनके प्रति रुझान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज हमारे यहाँ लोकतंत्र को खतरा है। लोकतंत्र जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके और विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप है उसको लेकर के और सरकार बनाई गई है, ये कहीं भी उचित नहीं है। माननीय बिसाहूलाल सिंह जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि माननीय अभी आदरणीय हमारे रामलाल रोतेल जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सम्मान आज हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी अपने भाजपा के लिए क्या नहीं किया है, लेकिन जब से ये हमारे कांग्रेस के गए हैं वहां, उस समय इनको उपेक्षित किया जा रहा है। बोलिए रोतेल जी आप जवाब देंगे। अग्रवाल साहब का कहना है कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो दरी उठाने वाला कार्यकर्ता है, जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है, ऐसे नेताओं को भी उपेक्षित किया जा रहा है। क्या जवाब है साहब रोतेल साहब आपके पास? मैं ये कह रहा था कि देखिए हमारे यहाँ तो हम भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी संगठन है साहब, भाजपा ने तो स्वागत किया ही था। अब पार्टी का मानना यह है कि आपस में कांग्रेस में कलह के कारण अब जो भी परिस्थिति आप सब अवगत है, हमारे जैसे कार्यकर्ता हम तो पार्टी के प्रति निष्ठा है, हमारा समर्पण है और इस आधार पे हम काम कर रहे हैं साहब। लेकिन कुछ खुलकर रोतेल साहब आप नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आप दोनों को ही बताना चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब जी कि कैडर बेस्ड पार्टी बनती है भाजपा, लेकिन आज जो सांसद है शहडोल संसदीय क्षेत्र का वो कांग्रेस से गई हुई है। इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थी वो कांग्रेस से गई हुई है। अभी ये बिसाहूलाल को वहां पर प्रत्याशी बना दिया गया कांग्रेस से जाने के बाद। भाजपा का कार्यकर्ता क्या बेचारा दरी ही उठाता रहेगा? जी। मैं तो उनके सम्मान की भी बात करता हूँ। ये चुनाव तो मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपनी भाजपा को अगर बचाना है, कोई भी पार्टी हो, उसमें जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो पदाधिकारी मेहनत करता है, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अग्रवाल साहब ये तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए रास्ता साफ हो रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, मेरे लिए कहाँ रास्ता साफ हो रहा है? रामलाल जी के रास्ता बंद हो रहा है। क्यों? जब आप रामलाल जी कांग्रेस से भाजपा में जुड़े हुए हैं जी,
और उन्होंने मेहनत करके भाजपा की पहचान बनाई थी और जिस व्यक्ति के खिलाफ लगातार वो लड़ते रहे चुनाव। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है जयप्रकाश जी कि क्या विश्वनाथ कुंजाम जी ने सोचा था कभी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? एक अवसर जो उन्हें मिला है वो बिसाहूलाल सिंह जी के कारण ही मिला है। नहीं, 2018 में भी विश्वनाथ सिंह जी टिकट मांग रहे थे जी, लेकिन हम लोगों ने भी कहा चलिए भाई, बिसाहूलाल इतने साल 40 साल में कांग्रेस पार्टी ने उनको सहयोग दिया है टिकट, तो इस बार अंतिम अवसर है उनके लिए, चलो इस बार भी देके देखते हैं जी। लेकिन ये नहीं पता था कि उनको हम लोग जिताएंगे तो इस तरह का तथ्य वो करेंगे। जायसवाल साहब तो आदिवासी जी, जायसवाल साहब आज तो आदिवासी समाज के सम्मान की बात है जी जी। और क्षेत्र के जो 62,700 लोगों ने बिसाहूलाल सिंह को मतदान किया था उनके सम्मान की बात है। उनके सम्मान को बेचा गया है, उनके सम्मान को गिरवी रखा गया है। आज तो स्वाभिमान की लड़ाई है, यहाँ की जनता लड़ रही है। लेकिन जायसवाल साहब यहाँ पर एक बात यहाँ पे ये भी आती है, आपने भी बोला कि अंतिम चुनाव है बिसाहूलाल जी का, तो अगर ऐसे में उन्होंने बीजेपी का मंत्री बनने का अगर सपना देखा या चाहा तो इसमें मैं बुराई नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनकी भी अब महत्वाकांक्षाएं हैं। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने वोट दिया था। चलिए आप दोनों को ही बताना चाहूंगा जी, वोट दिया गया था। आप दोनों को ही बताना चाहूंगा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री अवधेश भार्गव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपसे सवाल करेंगे। अवधेश जी, पहला सवाल किससे करेंगे आप? देखिए, मेरा पहला सवाल रोतेल जी से है। जी, रोतेल जी, ठीक है, भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में कोई साधु सन्यासी नहीं आता, महत्वाकांक्षा लेके ही लोग आते हैं। तो और आप तो बहुत पुराने हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपका भविष्य या भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं का भविष्य इस तरीके से बर्बाद हो गया और पूरे मन से आप काम कर पाएंगे? देखिए, सब ये कह रहा था कि राजनीति में ये बात सही है, लेकिन संभावनाएं पर आदमी जीता है और किसी का कोई राजनीतिक फ्यूचर ऐसा कोई खराब नहीं है। हम तो आशावादी आदमी हैं जी, और इस आधार पर संगठन पे काम कर रहे हैं, बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। व्यक्ति हमने कहा पूर्व में संगठन सर्वोपरि है और संगठन के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, अवधेश जी के पूछने का मतलब एक ये भी था कि भीतरघात की संभावना कितनी है बिसाहूलाल सिंह जी के साथ? अब देखिए, हमारा कार्यकर्ता तो लगा हुआ है साहब, अब क्या होता है कैसे होता है मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है। जी, जयप्रकाश जी आपसे जी जयप्रकाश जी से अवधेश जी सवाल करेंगे। जयप्रकाश जी से मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस का चुना हुआ विधायक पार्टी बदल के भाजपा में चला गया, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई, तो अब वो कांग्रेस को जनता किस आधार पर वोट दे, जबकि जनता को ये मालूम है कि ये वर्तमान में बिसाहूलाल सिंह मंत्री है और सिटिंग मिनिस्टर है, और सिटिंग मिनिस्टर अगर जीत गया तो ये क्षेत्र का विकास करेगा, और आपका अगर एमएलए जीत गया तो विकास तो नहीं कर पाएगा, बल्कि आपकी पार्टी सरकार में भी आना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 28 सीटें जीतना बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो आप ये बताएं कि किस आधार पर आपको वो वोट दे जनता? इसने विकास किया है इस क्षेत्र का। बिसाहूलाल जी जो कहते हैं, बिसाहूलाल जी ने अपने घर से कोई विकास नहीं किया है जी। जो भी विकास किया है उन्होंने कांग्रेस सरकार के रहते हुए किया है। और जब 29 फरवरी को 1 मार्च को ये यहाँ से क्षेत्र से भागे हैं बेंगलुरु के लिए, 29 फरवरी को उन्होंने उस कार्यक्रम में मैं भी उनके साथ रहता था, उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि हमने इन 15 महीने में अनूपपुर जिले के 500 करोड़ रुपए कमलनाथ जी से लिए हैं। तो वो कमलनाथ जी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते और क्षेत्र के जिले के विकास के लिए उन्होंने पदासी दी थी। और मैं ये मानता हूं कि इन 28 सीटों में कांग्रेस पूरी सीटें जीत करके और सरकार बनाएगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन करके और पूरे मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। जयप्रकाश जी ये मतलब भी है अवधेश जी का कि जो है बिसाहूलाल सिंह जी इतने लंबे समय तक रहे वहां के प्रतिनिधि, कितना उन्होंने अनूपपुर का विकास किया है? नहीं, बिसाहूलाल जी ने कोई विकास नहीं किया है। मैंने कहा जिला, अगर आप बात कर रहे थे कि एक उप तहसील से और जिला बनाया, तो जिला माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बनाया, वो मुख्यमंत्री थे। एक विधायक के हाथ में जिला बनाना नहीं होता है जी, है ना। और जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये जरूर था कि ये उस समय उनके प्रतिनिधि थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये सपने में नहीं सोचा था
कि जिस व्यक्ति को 40 साल तक पालकर कांग्रेस इस पद तक पहुंचाएगी, इस ऊंचाई तक पहुंचाएगी, वो कांग्रेस के साथ धोखा करेगा। और कांग्रेस ही क्या, उन्होंने 62,000 मतदाताओं के विश्वास के साथ भी धोखा किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आगे चल के बीजेपी के साथ भी धोखा कर सकते हैं क्या बिसाहू? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि ये जो व्यक्ति उस पार्टी का नहीं हुआ जिसने 40 साल दिया उसको, वो भाजपा का क्या होगा? जी, रोतेल साहब से जवाब ले लेते हैं। रोतेल साहब, ऐसा प्रत्याशी है आपका जिसने क्षेत्र का विकास नहीं किया, जबकि बीजेपी विकास पे काफी जोर दे रही है। और दूसरा, ये जो चुनौती खड़ी हो गई है वो अलग है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? विकास, जैसे विकास का मुद्दा लेके हम लोग जा रहे हैं, और जो मैं 10 वर्ष तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है जी, अब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है और काफी अधोसंरचना क्षेत्र में और करने का काम किया है यहाँ पर इस क्षेत्र में। दूसरा जो एक आरोप है इनका जयप्रकाश जी का, जी, तो देखिए हम भाई ना, हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो हमने कहा कि अभी हमारे दल में बिसाहू लाल जी आए हुए हैं जी, और अगर वो स्वीकारते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीत तो स्थायी तौर से रहेंगे, नहीं रहेंगे तो ढेर सारे आए भी लोग चले भी गए, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो संगठन आधारित रहता है। मतलब आपको अपना रास्ता नजर आ रहा है रोतेल साहब? नहीं, रास्ता मैंने आपसे पूर्व में कहा था भी हम तो बहुत संतोषी प्राणी हैं। नहीं, जो समीकरण जो आपको दिख रहे हैं वही आपकी संतोष का उपज है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक तो उन्होंने बहुत तृप्ति हो गया, राजनीतिक 70-72 वर्ष के भी हो गए हैं वो। जी जी, और इसलिए ईश्वर करे वो 100 साल जिए, लेकिन हम तो आशावादी व्यक्ति हैं और संगठन, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि रहता है। संगठन का जो निर्णय होता है उसके आदेश का हम पालन करते हैं और इसीलिए में संगठन ने कहा कि काम करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। जी, अब देखिए अगला सवाल आपका। जी, देखिए रोतेल जी, इस क्षेत्र में कांग्रेस के बिसाहू लाल जी मंत्री रहे। एक समय था जब दलवीर सिंह जी भी वहां से केंद्र में वित्त मंत्री जैसी जगह में रहे, लेकिन आज तक रेलवे में ओवरब्रिज नहीं बन पाया। यानी कांग्रेस ने कितना विकास किया ये जनता के सामने है, आप उसको कितना भुला पाएंगे? और ये वो सीट है जहां से शबनम मोसी जैसी लोग, यानी जनता का निर्णय एक निर्दलीय के पक्ष में, तो कहीं ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला, क्योंकि ये वही बिसाहू लाल सिंह है जो आपके साथ आज आ गए, कल तक जो विकास नहीं कर पाए, और कांग्रेस के पुराने मंत्री भी नहीं, तो कांग्रेस से भी जनता त्रस्त थी। तो आप बताएं कि जनता का किस आधार पर आपके साथ जुड़ाव है? देखिए, वो एक फ्लाईओवर का विषय बहुत पहले है, 2017 में हमने उसकी स्वीकृति कराया था। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी और कुछ लोगों ने समस्या उत्पन्न किया, इस वजह से फ्लाईओवर बन नहीं पाया। एक मुद्दा तो है, वो बिल्कुल जायज मुद्दा है, जनता काफी परेशान होती है और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में रिटेंडर हुआ, काम शुरू हो गया जी। अब सवाल यह है कि आपका जो कहना है बिल्कुल हम सहमत, मैंने कहा बिसाहू लाल जी काफी अनुभवी हैं, उम्र भी काफी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई रास्ता साफ का विषय नहीं है, लेकिन अब 72-73 साल के हो ही गए हैं वो। मतलब होने वाला, आप तो ऐसा कह रहे हैं जी? नहीं, हो गए हैं। नहीं, जरूरी मिनिस्टर जैसे रहे, कम से कम सड़कों का जाल तो बिछाई सकते थे। बिल्कुल। चलिए, जयप्रकाश जी से बहुत देर से बात नहीं हुई। जयप्रकाश जी, सीधा सवाल यह है कि विश्वनाथ जी को आखिर अनूपपुर की जनता क्यों जिताए? विश्वनाथ सिंह युवा है, उनमें काम करने की लगन है जी, वो क्षेत्र के विकास के प्रति संकल्पित हैं। अभी तक कितना कर चुके हैं? आशीर्वाद मिल रहा है। अभी तक क्या क्या कर चुके हैं ये आप बताएं। नहीं, अभी उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में थे, ग्राम पंचायत का विकास किया है, ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम किए हैं, जिला पंचायत में रह करके अपने जिला पंचायत क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किए हैं। और क्या खूबियां हैं जी? और अब जनता उन्हें अपने क्षेत्र का विधायक बनाएगी, विधायक के रूप में विकास करेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। और कांग्रेस पार्टी विकास के प्रति वैसे ही सजग है और विकास हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो करेगी। देखिए जायसवाल जी, जयप्रकाश जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो बिसाहू लाल जी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और ये जो परिस्थितियां उपजी हैं, चाहे आप उसको जिस भी रूप में रहें, कहीं ना कहीं उनके खिलाड़ी बनने के कारण ही है कि वो मंत्री भी बन गए। तो ऐसे मजे हुए खिलाड़ी के सामने मैं मंत्री नौसिखिया खिलाड़ी, ये तो स्वार्थ की बात हो गई ना जी, कि मंत्री बनने के लिए आपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया।
इतने मंत्री बनने की क्या लालसा थी? आपको विधायक तो बना दिया गया था, 5 साल के लिए आपको विधायक चुना गया था, आप 15 महीने में धोखा दे दिए जनता को। देखिए, इस बात का जवाब तो जी रोतेल साहब खुद ही बोल चुके हैं कि लगभग अंतिम चुनाव है, तो उनकी ये इच्छा थी नहीं, यही अंतिम चुनाव कह करके उन्होंने 2018 में लोगों से वोट लिया था, तो जनता ने तो आखिरी बार उनको वोट दे दिया। अब तो उनको वोट की क्या आवश्यकता है? अब तो बढ़िया जो मिला है उसको आराम से रख करके और घर में सोएं। जयप्रकाश जी चाहते हैं वो रिटायरमेंट होकर के घर में आराम करें। जयप्रकाश जी, क्या लगता है ये आयातित प्रत्याशी, ये दल बदल, ये भीतरघात और ये जो जनता में, अभी मैं एक सभा में बैठा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जी, छोटे से गांव में जी, और सबका इतना उत्साह है कांग्रेस के प्रति, और भाजपा तो नहीं कह सकता मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी के प्रति इतना आक्रोश है लोगों में कि वो 3 तारीख को इतने वोटों से हराएगी उनको कि दोबारा इस तरह से गद्दारी कर, जनता के साथ गद्दारी करने के कोई भी नेता सोच नहीं पाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये जो गद्दारी है ये इस समय सबसे ज्यादा अनुकूल मुद्दा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो गद्दारी और खुददारी का है। जिस जनता ने आपके इतना स्नेह दिया जी, रामलाल जी आपके साथ बैठे हैं जी, मैं तो कह रहा हूँ पहली बार इतने वोटों से ये हारे होंगे। 3-4 चुनाव साथ में लड़े, लेकिन कभी इतने वोटों से बिसाहू लाल नहीं जीते थे। लेकिन जनता ने उनकी इस मार्मिक अपील पर कि मेरा अंतिम चुनाव है और कांग्रेस को लाना चाहते थे, इसलिए उनको 11,500 वोटों से जिताया। लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता की भावनाओं की एक कदर नहीं की। मेरे जैसा कार्यकर्ता पूरे दिन उनके साथ घूमने वाला मुझे भनक नहीं लगने दी कि ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जी जी, ऐसे हजारों कार्यकर्ता जो दिन रात उनके लिए मेहनत करते थे, चुनाव में खून पसीना एक करके और उसको जिताया था, उनके साथ गद्दारी की है, उसका परिणाम जनता देगी उनको 3 तारीख को। रामलाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हम तो ये कहना चाहेंगे, जनता से हम अपील कर भी रहे हैं जी, और हम तो भाजपा के लिए मैंने कहा कि हम वोट मांग रहे हैं, विकास कुछ मुद्दे हम लोगों ने किया था जी। अब मुझे लगता है कि जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और मदद करने के लिए तैयार है। किस बात को स्वीकार कर रही है? गद्दारी वाली बात को? नहीं, गद्दारी वाले विषय नहीं है। मैंने कहा जी, हम लोगों ने जो विकास के कार्य किए हैं आपकी आवाज में जो है रामलाल जी कुछ वो दम और उत्साह क्यों मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने कुछ अनुभव किया आपकी बातों से। कैसे जो है वो जो बिसाहू लाल जी को आप जिताएंगे? मैं बता रहा हूँ जी, दम और उसका विषय नहीं है। हम तो सरकार पे हैं, जो सरकार में नहीं है वो थोड़ा सा दमदारी की बात रख रहे हैं। मतलब सरकार में तो जीत पक्की आप सोच रहे हैं। हमारी विनम्रता है साहब जी, हम ऐसी बात और हमारे स्वभाव में नहीं है जी। नहीं वो आपका लहजा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा जो एक चीज जो नजर आती है उत्साह वो कहीं ना कहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, अवधेश जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक ये भी बड़ा कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से माफिया के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने छेड़ा था अभियान, उसमें बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता वो ज्यादा चपेट में आ रहे थे। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की ही रहना चाहिए। नहीं, अब देखिए क्या है कि अब कमलनाथ जी ने एक अभियान चलाया था जी, हम उसका समर्थन भी करते हैं और हम बिल्कुल माफिया के पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं जी। हम पूर्व से, मैं तो सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति हूँ साहब, मैं खुद संघर्ष किया है मैंने जी, और इसलिए मैं भी पक्षधर हूँ कि अन्याय जो माफिया थे विभिन्न प्रकार के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ जी जी। लेकिन मैं अगर अनूपपुर विधानसभा की बात करूँ जी, तो अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे जयप्रकाश जी ने कहा है, कभी मैं 4 बार लड़ा, 5 बार लड़ा, तो 2 बार मैं जीता और बाकी बिसाहू लाल जी जीतते थे जी जी। पर स्थानीय परिस्थिति होता है जैसे इस आधार पर जी। तो मैं पूर्व विधायक के नाते ये कह सकता हूँ कि जो मैं एक गांव में हूँ, तो जो हमने काम किया है विकास के, उस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं जी। निश्चित तौर पर रामलाल जी, आपकी बातों से, आपकी आवाज से सौम्यता तो झलकती है, वाकई इसमें कोई दो मत नहीं है। अवधेश जी सवाल करना चाहेंगे आप दोनों से ही। अवधेश जी, किससे पहला सवाल करना चाहेंगे? मैं पहला सवाल अग्रवाल साहब से करना चाहता हूँ। जी, जयप्रकाश जी सुनिए। जयप्रकाश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 15 महीने शासन किया जी। आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा जी। 15 महीने में भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो जनता किस आधार पर आप पर भरोसा करेगी? जनता पार्टी के अग्रवाल साहब पहले सवाल पूरा हो जाए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए।
तो जनता किस आधार पर आपके वचन पर, आपके वायदों पर किस आधार पर भरोसा करे, आप इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी सत्र हुआ, उसमें जब शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल के उसमें जवाब आया, उसमें शासन ने स्वीकार किया कि 28 लाख किसानों का कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुई है। तीसरा चरण होना था, 2 लाख तक के कर्ज माफ होना था, उसके पहले 25 लोगों ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी, इसलिए नहीं हो पाया। और दूसरी बात, आज गरीबों के लिए जो 100 रुपए महीने का बिजली बिल माननीय कमलनाथ जी ने लागू किया था, इससे प्रदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे थे। गरीब अपने घर को रोशन कर रहे थे। जो हमारे असहाय, वृद्ध और विकलांग लोग हैं उनको नहीं, बिल्कुल आपके हिसाब से काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन जो गद्दारी वाली बात है, रामलाल रोतेल जी से इसका जवाब मांग लेते हैं। रोतेल साहब, इसके लिए जो गद्दार कांग्रेस की भाषा में हुए हैं पैदा, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी? नहीं, अपन देखिए, एक तो माननीय कमलनाथ जी ने अपने विधायकों को संजो के रख नहीं पाया जी, रखना चाहिए। अब अलग अलग आक्रोश का भाव पनपता था और उनके खुद के अंदर अंतर कलह की वजह से सरकार इनकी गिरी है जी। तो मुझे नहीं लगता कि अब ठीक है, जो सेकंड पार्टी है, सेकंड लाइन पे है, स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चाहते हैं कि हम जनता जनहित के लिए काम करते हैं। अगर कोई हमको समर्थन करता है तो उसमें कहीं एतराज थोड़ी है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ तो उसमें भी निष्काल से भी लोग सदस्य बनते हैं जी। तो मेरा कहना है था कि अगर ये स्वाभाविक रूप से अगर अपने अंतर कला ठीक कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इनकी गिरती। बिल्कुल बिल्कुल, अंतर कला अभी लगातार कुछ विधायक भी अभी जा रहे हैं, तो संभालना चाहिए, मेरा कहना ये था। अभी कुछ और जाने की संभावना लग रही है आपको? नहीं, अभी तो एक साथी गए हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ दूर हूँ जी। तो मेरा कहना था कि अगर तो नेतृत्व करता है सबको 35 से 60 पहुँच गया रेट जी। चलिए साहब, आप दोनों को ही 10 तारीख के लिए हम लोग अग्रिम शुभकामना देते हैं और आप दोनों का यहाँ से जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। और अवधेश भार्गव जी से अब जो इनकी आखिरी टिप्पणी इस पूरे मसले पे, अवधेश जी आपने सबको सुना, डिस्कशन में भी भाग लिया, क्या लगता है आपको अनूपपुर में किसका पलड़ा आपको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अनूपपुर की जनता जो है बहुत जागरूक है जी। इसलिए कि जब उनका शोषण हुआ था, जब उनको कोई विकास नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को रातों रात जिताया था। तो अनूपपुर की जनता जागरूक है, उसको ये मालूम है। अच्छा, वहां जातिगत समीकरण इसलिए नहीं चल पाएगा कि दोनों आदिवासी हैं, बिल्कुल दोनों कैंडिडेट आदिवासी, इसलिए जातिवादी समीकरण नहीं चलेगा। रहा राठौर समाज के लोग वहां पर काफी हैं, सवर्ण भी काफी हैं और आदिवासी सबसे ज्यादा है, यानी 33% है। तो आदिवासियों के वोट डिवाइड हो जाएंगे, सवर्णों के वोट नेचुरल है कि पिछली चुनाव में भी भाजपा को गए थे, तो कांग्रेस में बदलना उनको बड़ा मुश्किल है। और अनूपपुर की जो सबसे पुरानी मांग ओवरब्रिज की है या वहां शहर के विकास की है, तो वो सिटिंग मिनिस्टर ही ज्यादा अच्छी तरीके से विकास कर सकता है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी है उसका वो वर्तमान मंत्री है। इसलिए जनता के सामने एक विकल्प ये भी है और मुझे लगता है कि जनता यही विकल्प ज्यादा जोर से चुनेगी कि हमारा मंत्री जो अभी है वो मंत्री बना रहे और हमारे क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी बिसाऊलाल सिंह का खासा प्रभाव है, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह कुंजाम हैं। कुंजाम विधानसभा क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों में ही अपना प्रभाव रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी छवि अभी तक सर्वमान्य नेता के तौर पर नहीं बन पाई है। वे सीधे साधे सामान्य छवि के नेता माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि विश्वनाथ सिंह की जनता के बीच पकड़ बिसाऊलाल सिंह के मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि वे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खैर, अनूपपुर में आन की लड़ाई कौन जीतेगा ये तो 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा।